हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसपीसी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे सोल के हिंदी, जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की है, और हम इसमें पढ़ेंगे कोश परिचय। तो हम स्टार्ट करते हैं। कोश परिचय। किसी भी भाषा के बारे में जानने के लिए कोश बहुत आवश्यक माना जाता है। जिज्ञासु भाषा के शब्दों के प्रयोग की बारीकियों का ज्ञान इसी के द्वारा प्राप्त करते हैं। कोश में वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक आदि प्रकार की जानकारियाँ दी जाती हैं। भाषा जब तक बोलचाल में रहती है तब तक तो उसके अक्षरों का और शब्दों का, अर्थों का, हर चीज़ का पता रहता है लोगों को। परंतु जब वह बोलचाल में नहीं रहती, कुछ ही अल्पसंख्यकों द्वारा बोली जाती है, तब उसमें लोगों को समझने में परेशानी आती है। उस वक्त लोग इसी कोश का सहारा लेते हैं, इसी कोश का उपयोग करते हैं। देखा जाए तो शुरुआत में हमारे पास दो कोश थे, पहला कोश और दूसरा कोश। दोनों वर्तनियों का एक ही अर्थ है कि कटोरा, बाल्टी, बादल, मयान, संदूक। यथार्थ इसके यह तात्पर्य है कि जिसमें हम कोई भी वस्तु संग्रह कर सकें। परंतु बाद में हिंदी भाषा के अंतर्गत इन दोनों वर्तनियों को अलग अलग संदर्भों में सीमित कर दिया गया। पहला जो कोश है उसका अर्थ था शब्दकोश से, दूसरा जो कोश है उसका अर्थ था पूंजी कोश से, और यह ऐसा 20वीं सदी में जाके हुआ। कोश को हम ब्रिटेन में एनसाइक्लोपीडिया के नाम से जानते हैं, और जैसा कि हर देश ने अपनी अलग अलग परिभाषा दी है, उसी प्रकार ऑक्सफोर्ड ने अपनी एक परिभाषा दी है, जो कि यह है: कोश वह पुस्तक है जिसमें सामान्यतः वर्णाक्रम से किसी भाषा के शब्दों अथवा विशेष या फिर लेखक आदि के संबंध में अध्ययन होता है। दोस्तों, ये परिभाषा आप ज़रूर रट लें, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसे आप ज़रूर रटेंगे। लेकिन हिंदी के विशेषज्ञ डॉक्टर भोलानाथ के अनुसार कोश का पूर्ण परिभाषा देना अत्यंत कठिन होता है। फिर भी मोटे तौर पर कोश एक संदर्भ ग्रंथ को कहते हैं जिसमें भाषा के शब्दाहिक का संग्रह हो, या संग्रह के साथ दोनों भाषा के अर्थ हों, या पर्याय हो, या फिर विलोम शब्द हो, या शब्दों की व्याख्या, नाम का अर्थ, कथन आदि संकलन क्रमबद्ध रूप में हो। ऊपर की परिभाषा में कोश के स्थान पर सिर्फ शब्दकोश की परिभाषा देने का प्रयत्न किया गया है। इस प्रकार कोश की परिभाषा देने का प्रयत्न किया गया है। अब हम बात करते हैं कोश में शब्दों का वर्णानुक्रम। कोश में शब्दों को उसी क्रम स्थान में दिया जाता है जिस क्रम में उस भाषा की वर्णमाला में उसके शुरू के वर्ण आते हैं। इसके सिवा और भी निम्न जानकारियां हैं जिनके ऊपर हम बातें करते हैं। वह ये हैं कि पहला, वर्णाक्रम। कोश में वर्णाक्रम को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। शब्दकोश में वर्णमाला प्रथम शब्द आ से शुरू होने वाले शब्द पहले रखे जाते हैं, फिर उसके बाद बड़ा आ, ई, उ, का, खा, गा, हा, ज्ञा से शुरू होने वाले शब्दों को रखा जाता है। जैसे कि हम दो उदाहरण ले लेते हैं, अकल और अदालत। अकल जो है आ और फिर का है, छोटा आ है इसमें, तो अदालत में है आ और दा। दा है जो का के बाद में आता है। शुरू के इसके दोनों शब्द सेम हैं, दोनों वर्ण समान हैं, परंतु इसका जो दूसरा वर्ण है वो समान नहीं है। पहला का है जो कि पहले आता है, और दूसरे में अदालत में दा है जो का से बाद में आता है। इसलिए हमने का को, जो अदालत है, उसको हमने दूसरे स्थान पर रखा है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है अनुस्वर और अनुनासिक। अनुस्वर अनुनासिक को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे कि अंक की बिंदी और चंद्र की मात्रा, या फिर कुछ लोग ये भी जानते हैं चंद्र बिंदु। अनुस्वर और अनुनासिक ध्वनियों से युक्त शब्दों को शुरुआती वर्णों के क्रम में रखा जाना आवश्यक होता है।
इसीलिए हम इनको शुरुआत में ही रखते हैं, जैसे अंक, आँख, कंगन आदि। अब हम आते हैं इसके तीसरे पॉइंट पे, स्वरों की मात्राएं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्वरों की मात्राएं होती हैं, जैसे छोटे आ, बड़ा आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, इस तरीके से। और यह कुल 11 मात्राएं होती हैं जिनको हम ध्यान में रखते हैं और शब्दों को उसी क्रम में लगाते हैं। जैसे कि जिसमें छोटे आ की आवाज़ आ रही है उनको पहले लगाएंगे, और जिसमें बड़े आ की आ रही है उसको बाद में, जिसमें छोटी ई की आ रही है उसको पहले, जिसमें बड़ी ई की आ रही है उसको बाद में। इस प्रकार से हम स्वरों की मात्राओं का उपयोग करते हैं शब्दकोश में। अब हम इसमें आते हैं चौथे पॉइंट में इसके, जो कि आखिरी पॉइंट है इसका, संयुक्त व्यंजन। अब ये संयुक्त व्यंजन होते क्या हैं? ये सिर्फ हमारे जो वर्णमाला है उसमें सिर्फ 4 अक्षर हैं, ये 4 वर्ण हैं, जैसे कि छ, त्र, ज्ञ और श्र। यह चारों दो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, दो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे हम शा को लेते हैं, छा जो है हमारा ये का और छ दोनों शब्दों से मिलके, दोनों वर्णों से मिलके बना है, और का जो है इसमें वो आधा है, ठीक है। इसी प्रकार त्र, ता और रा, ता जो हमारा है वो आधा है और रा पूरा है। अब लेते हैं हम ज्ञ, ग और या, गा जो हमारा है वो आधा है और या पूरा है। अब हम लेते हैं स्रा, स और रा, स्रा जो हमारा है, शा जो है उसमें आधा है और रा पूरा है। और शब्दकोश में छ, त्र, ज्ञ और श्रा से शुरू होने वाले शब्दों को हम का, ता, जा और शा वर्णमाला के साथ में रखते हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं शब्दकोश के आखिरी भाग पर, जो कि ये है कोश के प्रकार। देखा जाए मोटे तौर पे तो हम इनको कई भागों में बांट सकते हैं, कई प्रकार में बांट सकते हैं, जैसे कि भाषा, प्रविष्टि, काल, अर्थ। इस प्रकार हम कई चीज़ों में बांट सकते हैं, परंतु इनके 3 अहम भागों में इसे बांटा गया है। पहला व्यक्ति कोश, दूसरा पुस्तक कोश, तीसरा भाषा कोश। अब हम बात करते हैं व्यक्ति कोश की, जो पहला था। अब व्यक्ति कोश वह कोश है जिसमें किसी लेखक द्वारा साहित्य में लिखे गए, उसकी खुद की जो साहित्य है उसमें जो लिखे गए हैं उन शब्दों का संग्रहित जो किया जाता है उनको व्यक्ति कोश कहा जाता है। दूसरा पुस्तक कोश, इसमें वह शब्द होते हैं जो सिर्फ पुस्तक में होते हैं और उनको ही संग्रहित करके इनमें लिखा जाता है। और तीसरा है भाषा कोश। भाषा कोश वह कोश होता है जिसमें भाषा के शब्द संग्रहित होते हैं और यह एक बोली या भाषा का हो सकता है या फिर उससे अधिक भी हो सकता है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तीसरा तुलनात्मक। तो हम बात करते हैं वर्णनात्मक कोश का। इसमें बोली का कालखंड निश्चित होता है। इस प्रकार के कोश में जिन शब्दों का अधिक अर्थ होता है, जिसका प्रयोग अधिक किया जाता है, उन अर्थों को पहले दिया जाता है। और दूसरा हमारा ऐतिहासिक कोश, इसमें भाषा बोली के सभी काल में प्रयुक्त शब्दों को प्रयोग काल के आधार पर निश्चित किया जाता है, यानी उनको रखा जाता है। शब्दों का जो अर्थ पहले प्रयोग में आया उसे पहले रखते हैं और जो बाद में आता है उसको बाद में। अब हमारा तीसरा है तुलनात्मक कोश। इसमें 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक वह होता है जिसे हम भाषा में व्याख्या की जाती है, दूसरे में सिर्फ प्रतिशब्द रखे जाते हैं, जैसे कामिल बुल्के का अंग्रेजी हिंदी कोश। और तुलनात्मक कोश में हमारे 2 कोश और आते हैं, जिसे हम हिंदी भाषा कोश कहते हैं और दूसरा है हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश। तो हम पहले बात करते हैं हिंदी शब्दकोश या भाषा कोश। हिंदी शब्दकोश एक भाषीय कोश भी कहा जाता है, और जैसा कि यह नाम से पता चलता है कि हिंदी के ही व्याख्या इसमें हिंदी में ही करी जाती है, जो कठिन जैसे शब्द होते हैं, जो नए शब्द होते हैं, जो हमें नहीं पता होता, उन शब्दों को सरल भाषा में समझाया जाता है।
जैसे हम उदाहरण के लिए इसमें ले लेते हैं कल, तो इसमें यह भी समझाया जाएगा कल से क्या अर्थ है, पिछले दिन या अगले दिन, जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा है हमारा हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश। इसे तो आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं और इसे हम द्विभाषी कोश भी कहते हैं। इसमें हिंदी से अंग्रेजी में शब्दों का व्याख्या की जाती है, उन शब्दों को हमें समझाया जाता है। ठीक है। इनके सिवा हमारे पास दो कोश और होते हैं, एक उच्चारण कोश और दूसरा समांतर कोश। उच्चारण कोश वह होता है जिसमें हम किसी भी भाषा या सामान्य भाषा के साथ उस भाषा की उच्चारण संबंधित सभी प्रकार की विशेषताएं रखी जाती हैं या बताई जाती हैं, उसे हम उच्चारण कोश कहते हैं। तथा हमें इसमें यह भी बताया जाता है कि किसी भी भाषा के शब्दों के स्वर व्यंजन का सही उच्चारण, अक्षरों व विभिन्न विभाजन का सही ज्ञान हमें प्राप्त कराया जाता है। अब हमारे ये आखिरी है समांतर कोश। हिंदी में प्रत्येक समांतर कोश शब्द अंग्रेजी के स्थिर थ्रेशर्स शब्द से लिया गया है। और दोस्तों ये जो शब्द है हमारा थिसाइरस है, ये जो इसका अर्थ है, इसका मतलब होता है कि खजाना, कोषागार, गोदाम आदि इस प्रकार के होते हैं। इसमें एक ही शब्दों को अनेक प्रकार से लिखा होता है और हम इसे पर्याय कोश भी नहीं कर सकते, क्योंकि पर्याय कोश में एक ही भाषा के एक ही अक्षर के अलग अलग नाम बताए होते हैं जो कि सेम होता है, पर्यायवाची होता है। परंतु इसमें जो शब्द बताए जाते हैं अलग अलग कोश अलग अलग रखे जाते हैं, वो उसकी सिचुएशन के हिसाब से होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह ये समझ में आ गया होगा। और ये मैं एक लास्ट में पिक्चर डाल देता हूँ, इसका मैंने डायग्राम तैयार किया है जिससे आपको कोर्स को समझने में और आसानी हो जाएगी। सो थैंक यू।